हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। अभी तक हम लोग ने पीछे जो पढ़ा था वो हमारा सिलेबस क्या था, क्योंकि हम लोग पढ़ अभी क्या रहे थे, शिक्षण कौशल का पाठ्यक्रम जो हमने देखा था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, शिक्षण कौशल। ठीक है, शिक्षण कौशल को पूरी तरीके से हमने देख लिया है। उसका PDF भी शायद आप लोग को पहुंच गया होगा, नहीं मिला होगा तो मैं देख लूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षण कौशल क्या होता है, वो टीचर की स्किल होती है। टीचर किस तरीके से आपको पढ़ाता है वो टोटली टीचिंग स्किल कहलाता है। वो उसमें टीचर पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ाता है आपको। ठीक है, वो उसकी स्किल होती है। लेकिन अब इसके आगे जब वो ख़त्म हो गया है तो इसके आगे हम लोग क्या बचा है पहले पॉइंट में, क्योंकि अभी हम ये वाला पॉइंट ही कवर कर रहे हैं और हमारा ये पूरा धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे। हम लोग इधर उधर नहीं चलेंगे कि पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, हम लोग लाइन से चलेंगे ताकि जो आप नोट्स बना रहे हो या जो आपको नोट्स मिले वो एक लाइन से आपको मिल जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए शिक्षण कौशल का। ठीक है, इसमें अब आज हम लोग शुरू करेंगे शिक्षण विधियां, क्योंकि हम लोग का ये शिक्षण कौशल खत्म हो चुका है। तो आइए देखते हैं शिक्षण विधि ये होती क्या है, एग्जैक्टली क्या होती है शिक्षण विधियां। जैसे हमने टीचिंग स्किल पढ़ा था, टीचिंग स्किल में क्या है कि हम तरह तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करके बच्चे को सिखाते हैं। ठीक, टीचिंग मेथड जो है ये तरीके कैसे कि हम कई टाइप के, तो पहली चीज़ आप देख लीजिए कि कैसी कैसी विधियां हैं। टीचिंग मेथड में आपका आगमन विधि है, फिर इसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपका निगमन विधि है, इसके बाद प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे हम, फिर प्रदर्शन विधि पढ़ेंगे और प्रयोजना विधि इसके बाद आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आज हम लोग सिर्फ यही करेंगे। तो ये टाइप है, टीचर किस तरीके की विधि अपना करके बच्चे को पढ़ाता है, ये टोटल डिपेंड करता है टीचर पर कि टीचर कौन सी विधि का इस्तेमाल करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, कैसे उसका बच्चा सामने पूरी क्लास समझ पाती है, ये टोटली डिपेंड करता है टीचर पर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या है, शिक्षक जिस प्रकार से शिक्षार्थी को शिक्षा अथवा ज्ञान प्रदान करता है उसे ही हम शिक्षण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, टीचिंग मेथड। टीचर शिक्षक, टीचर जो है जिस प्रकार से स्टूडेंट को या शिक्षार्थी को शिक्षा अथवा ज्ञान प्रदान करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, इन्हीं विधियों के द्वारा कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। इसमें क्या लिखा है, अंतःक्रिया होती है किसके बीच में, शिक्षक और छात्रों के बीच में। शिक्षक और छात्रों के बीच में अंतःक्रिया का क्या मतलब है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप पूरा अटेंशन आपका मेरे ऊपर है। ठीक है, मैं कौन सी ऐसी विधि का इस्तेमाल करूं जिससे आपका अटेंशन, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है क्लास में वो बढ़ जाए। ठीक है, जितना अच्छा मेरा मेथड रहेगा, जितना इंटरेस्टिंग मेरा मेथड रहेगा, जितना क्रिएटिव मेरा मेथड रहेगा, उतनी ही ज़्यादा क्लास मेरे साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, मेरे साथ अंतःक्रिया करेगी। टीचर और शिक्षक के बीच में क्या होगा, अंतःक्रिया होगी। टीचर पढ़ाएगा और बच्चे उस चीज़ को समझेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर कौन सी विधि का इस्तेमाल करता है कि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ले, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो क्लास का। क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो भी हमको क्या है, लिखने पढ़ने, इससे ज़्यादा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए नए मेथड का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करें, ऐसे मेथड इस्तेमाल करें जो बच्चों को पसंद हो। जैसे खेल खेल में लोगों को सिखाया जाता है, कुछ मॉडल दिखा करके सिखाया जाता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि अरे ये तो हम देख रहे हैं, इसमें मज़ा आ रहा है। तो इस टाइप पे डिपेंड करता है कि हर मेथड हर जगह इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, हर मेथड हर क्लास में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो टीचर जहाँ समझता है कि हाँ ये मेथड हमें ज़रूरी है, वो उसी मेथड का इस्तेमाल करता है और अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देता है। ठीक है, तो आइए पहले हम देख लें क्या है ये हमारा आगमन विधि है। कौन सी विधि है, आगमन विधि है। इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं, इंडक्टिव
मेथड। इस विधि की खासियत क्या है, इस विधि में ऐसा क्या स्पेशल है जो इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, आगमन विधि के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? आगमन विधि के जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार की विधि के शिक्षक जो होते हैं वो बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को संबंध में निरीक्षण, परीक्षण तथा ध्यान पूर्वक सोच विचार करके सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाता है। क्या करता है? ये कैसा मेथड है कि पहले आपको एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, जो भी चीज़ आपको कराई जा रही है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे उदाहरण बताए जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जाएंगे। उसके बाद बच्चा खुद ही निकालता है सारे सिद्धांत। ठीक है, वो समझ गया कि हाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, येलो येलो होता है, मीठा होता है, गर्मी में होता है, ऐसे करके खाते हैं, काट के खाते हैं। अब उदाहरण दिया, बच्चा समझा क्या कह रहे, ये तो मैंगो की बात कर रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि ये मैंगो की बात है। हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया और बच्चे ने हमको निष्कर्ष दिया। तो इसीलिए ये विधि इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड और हिंदी में कहते हैं आगमन विधि। इसी विधि में क्या होता है कि टीचर बच्चे को उसी के अनुभव क्षेत्र से सारी चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में समझाता है और बच्चा बड़ा ध्यान पूर्वक सोच समझ के उसके निष्कर्ष पे पहुंचता है। ठीक है, और इसके जनक कौन थे? इसके जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें क्या है? छात्र शिक्षक द्वारा विशिष्ट उदाहरणों का निरीक्षण, ये क्या लिखा हुआ है? निरीक्षण करके नियमों का प्रतिपादन करता है। किसका प्रतिपादन करता है? नियमों का। ठीक है, ये कैसा होता है? इसमें विशिष्ट उदाहरणों को बताता है, एग्जाम्पल्स बताता है, उसके बाद नियमों को, रूल्स बनते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? आगमन विधि में मूर्त से, किससे? मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म आदि की शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया था। एग्जाम में आपसे बहुत सारा पूछा जाता है कि मूर्त से अमूर्त किस शिक्षण विधि में आता है, या सामान्य से विशेष से सामान्य आपका किस शिक्षण विधि में आता है, इसमें स्थूल से सूक्ष्म किस शिक्षण विधि में आता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इसमें ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान कर लेनी चाहिए। ठीक है, मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म। एग्जाम में इसी तरीके से पूछता है, या आपसे एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सी ऐसी विधि है, वो कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें एक टीचर जो है पहले एग्जाम्पल्स देता है, उसके बाद बच्चे जो है वो एक उसके परिणाम पे पहुंचते हैं। ठीक है, रूल्स पर पहुंचते हैं। तो आप बताएंगे कौन सा मेथड है वो? इंडक्टिव मेथड, या इसको कहते हैं आगमन विधि। ठीक है, फिर इस विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? क्योंकि कुछ जैसे टीचिंग मेथड्स होते हैं, उसकी मेरिट डिमेरिट सारी चीज़ें होती हैं, तो इसकी मेरिट, इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि इसमें बालक का मानसिक विकास सफलतापूर्वक हो जाता है। कैसे हो जाता है मानसिक विकास? भाई जब हम उसको एग्जाम्पल दे रहे होते हैं तो वो क्या करता है? वो सोचता है, उस वक्त वो सोचता है, अपना ब्रेन का इस्तेमाल करता है, वो अपने ब्रेन को यूटिलाइज करता है, क्रिएटिविटी उसकी बढ़ती है कि हाँ ये एग्जाम्पल किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। जैसे हमने बताया मीठा है, येलो है, रसा है, ऐसे खाते हैं, वैसे खाते हैं, गर्मी में होता है, तो उसने अपना ब्रेन का इस्तेमाल किया कि अरे भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, तो उसको दिमाग में आया कि अरे ये तो मैंगो हो सकता है। एग्जैक्टली वो क्या होता है? मैंगो ही होता है। तो इसमें क्या होता है, उसी के क्षेत्र से पूछा जाता है, ऐसी किसी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं दे दिया जाता है जो उसको नहीं पता होती है। ठीक है, चाहे छोटे में इस्तेमाल हो चाहे बड़े बच्चों के लिए इस्तेमाल हो, कभी भी ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं दिए जाते हैं जो उसको पता ही नहीं होते हैं, जिसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं होता है। वो उन्हें बच्चों को ऐसी ही चीज़ों से सिखाया जाता है जो उसके इन्वायरमेंट में, जो उसके आसपास में वो चीज़ें उसने देखी हुई होती हैं, सुनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? उनका ब्रेन डेवलप होता है। ठीक है, मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट। क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट होता है, या कह सकते हैं इसको कि उसकी
क्या हो जाती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें उसका दिमाग काम करता है। यह एक प्राकृतिक विधि है। कैसी विधि है? नेचुरल मेथड है। कैसा मेथड है? नेचुरल मेथड है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लें, हिंदी में परेशानी हो तो। ये कैसा मेथड है? नेचुरल मेथड है। इस विधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है बालक को, वो उसके खुद के द्वारा खोजा गया ज्ञान होता है। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इस विधि में जब बच्चा सीखता है तो पहली चीज़ तो उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, वो बहुत ज़्यादा उसका ब्रेन खुलने लगता है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसे ही वो अपने से कोई चीज़ खोजता है, क्योंकि इसमें वो स्वयं से खोज के रखता है कि हाँ मैंगो होता है, अब उसे वो हमेशा याद रहेगा और एक तरीके के समझिए कि उसकी वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, उसे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो क्या रहता है, उसके द्वारा खुद ही खोजा गया होता है। ठीक है, क्या रहता है? उसके द्वारा खुद ही खोजा गया रहता है। अगला पॉइंट क्या है कि इस विधि में बालक की रुचि निरंतर बनी रहती है। मतलब उसका क्या रहता है? कॉन्टिन्यू इंटरेस्ट बना रहता है। क्या रहता है? कॉन्टिन्यू इंटरेस्ट बना रहता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल सुनता रहता है। एग्जाम्पल सुनता रहता है तो उसको बताने की जल्दी रहती है कि हाँ अरे मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, और सोचता है क्या ऐसी चीज़ पूछने वाले हैं सर, क्या ऐसी चीज़ अब पूछेंगे, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वो उसका कौतूहल भी बना रहता है, उसका एक्साइटमेंट भी बना रहता है, उसका इंटरेस्ट भी बना रहता है। ठीक है, क्योंकि जैसे उसने कोई सा सही बता दिया वैसे ही क्या होता है, उसको एक ऐसा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है जिससे वो और खुश होता है, वो और सोचता है कि हम और ज़्यादा बताएं और अच्छा एग्जाम्पल को समझें और उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है आगमन विधि में, कि कई चीज़ें ज़्यादा नहीं है इसमें, बस आपको इतना समझना है कि इसमें पहले क्या करा जाता है, पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, फिर रिजल्ट पे पहुंचते हैं या कोई खोज पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये होता है। अगली चीज़ ध्यान रखने की है कि इसको किसने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक, इसकी खासियत भी आपको मैंने बता दी। इसमें से आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म आदि शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करता है इसमें। ठीक है, इस विधि का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि इसमें बालक का मानसिक विकास होता है। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में आना चाहिए, उसका ब्रेन डेवलप होना चाहिए, उसको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और वो खुद भी ऐसा क्रिएटिविटी करे कि हाँ उसे समझ में आ रहा और वो उसके आंसर देना शुरू करे, वो एग्जाम्पल से समझ जाए कि हाँ ये चीज़ होती है। तो इसका सबसे बड़ा क्या होता है कि सबसे बड़ी खासियत, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में नहीं जा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ उसका आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टीचिंग का या ऐसे किसी भी टीचिंग मेथड्स का। ठीक है, आपका टीचिंग का मोटो यही होता है या होना चाहिए, सभी टीचर्स का यही होना चाहिए कि जो भी हम समझा रहे हैं वो बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आए। मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ बार बार, अपने कई वीडियोज़ में मैंने ये कहा है कि जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है एट अ टाइम, आप उसे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, आइए अगली विधि देखते हैं। अगली विधि है निगमन विधि। कौन सी विधि है? निगमन विधि। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। क्या कहते हैं? डिडक्टिव मेथड। इसके भी प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। आगमन और निगमन दोनों के क्या हैं? अरस्तु ही हैं। ठीक है, अब नाम से जैसे लग रहा है कि एक दूसरे के क्या है, ये विपरीत हैं। वो आगमन है, ये वो निगमन है, ये आगमन है। ठीक है, ये क्या है? यह विधि आगमन विधि के विपरीत है, वो आगमन, ये निगमन। पॉइंट क्या है? इस विधि के पहले नियमों या सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता। आप देखिए उसमें पहले आपको एग्जाम्पल दिया गया, फिर किसी चीज़ पर आप पहुँचे, किसी नियम पर पहुँचे, किसी निष्कर्ष पे पहुँचे।
लेकिन यहाँ पर पहले क्या बता दिया जाता है, यहाँ पर पहले नियमों या सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद विभिन्न उदाहरणों को बताकर समझाया जाता है। ठीक है, पहले क्या बताया जाता है, पहले नियम और सिद्धांत बताया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है कि निगमन में क्या था, आगमन में क्या है, जब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब आप आगमन पढ़ते हैं तो उसमें पहले एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं, फिर नियम या सिद्धांत पर आते हैं। निगमन विधि में, डिडक्टिव मेथड में पहले नियम या सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जो होते हैं वो एग्जाम्पल्स बता करके समझाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट इसमें क्या ध्यान देने के लिए है, इसमें ध्यान देने के लिए है कि जैसे उसमें स्थूल से सूक्ष्म जा रहे थे, ज्ञात से अज्ञात जा रहे थे, ऐसे इसमें क्या है, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर, अथवा सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इन टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, समझ गए आप कि निगमन विधि जो होती है, डिडक्टिव मेथड जो होता है, वो आगमन विधि का विपरीत है। दूसरा, इस विधि के पहले नियमों या सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद विभिन्न उदाहरणों को बता करके आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। आप पिछला कोई भी एग्जाम का पेपर उठाकर देखिए, अगर टीचिंग मेथड से पेपर क्वेश्चन फंसा है तो उसमें यही आपसे पूछता है कि वो कौन सी ऐसी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम प्रतिपादित किया जाता है, या पहले नियम बताए जाते हैं फिर एग्जाम्पल बताए जाते हैं, या कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, कौन सी ऐसी विधि है जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन किए इन्हें बड़े अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको, उससे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए, अभी आपके पास टाइम है इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सुनने से देखने से हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग किताबों में भी लिखी हुई हैं, क्योंकि किताबों का लिखा जल्दी नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारी बचपन से आदत होती है कि हम बोर्ड पर ही पढ़ते हैं, लिखते, देखते, समझते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार यही कहता हूं कि आप सिर्फ यहाँ देखें, हैं, सिर्फ देखिए, सुनिए, समझिए, लिखने के चक्कर में अभी मत परेशान रहिए। ठीक है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में लिख लिया करिए। ठीक है, इस समय जब मैं समझाऊं तो आप समझिए, क्योंकि सुनने से देखने से हमारे ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो हमें बहुत कुछ इसमें नहीं याद रखना है, इसके प्रतिपादक या इसके जनक को याद रख लीजिए, ये नियम पहले आते हैं या एग्जाम्पल पहले आते हैं, ये चीज़ दोनों विधियों में याद कर लीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से मूर्त और समान से विशिष्ट, यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लीजिए और जो है इसका ले लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया होगा, आइए आगे वाले का भी ले लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अंडरलाइन पॉइंट है वो आप बाद में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आ गई, तीसरी विधि हमारी आ गई प्रयोगशाला विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेबोरेटरी मेथड। इस विधि का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जो टीचर का टीचिंग मेथड होगा वो कैसा होगा, लेबोरेटरी में होगा, प्रयोगशाला में होगा। बच्चा ऐसे तो सीखेगा नहीं क्लास में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रयोग करने वाली होती हैं, प्रैक्टिकल करने वाली होती हैं, तो वो कहाँ सीखेगा, प्रयोगशाला जाएगा। आप भी जाते होंगे, हम सब जाते हैं, जा चुके हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को पढ़ाने हम जाएंगे या हम पढ़ा रहे हैं वो भी क्या होते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं। चलिए देखिए, नाम के हिसाब से काम भी है इसका। प्रयोगशाला विधि में बालक या छात्र किसी प्रयोगशाला में स्वयं उपस्थित होता है और अपने अध्यापक के देखरेख में स्वयं प्रयोग करके सीखने का मौका प्राप्त करता है। अब यहाँ देखिए ध्यान में, क्या बालक स्वयं उपस्थित है प्रयोगशाला में, ठीक है,
और अपने से नहीं कर रहा है, अपने अध्यापक की देखरेख में तब अपने से कर रहा है। ठीक है, जैसा उसका टीचर कहेगा वैसे वो प्रयोग कर रहा है, उसके सुपरविजन में काम कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? सुपरविजन कहते हैं। ठीक है, अध्यापक की देखरेख में काम करके सीखने का मौका प्राप्त करता। अब यहां से वो क्या करेगा? यहां से लर्न करेगा। ठीक है, यहां से क्या करेगा? लर्न करेगा। किसके देखरेख में? टीचर की देखरेख में। कहां करेगा? प्रयोगशाला में करेगा। इसमें जानने वाली पॉइंट क्या है? इस प्रकार के शिक्षण विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी ऑप्शन में दिया हो तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर उसमें प्रयोगशाला विधि भी है तो वही आप टिक करेंगे, अगर उसमें वो आगमन निगमन में से कोई नहीं है तो। ठीक है, यह विधि कहाँ काम आती है? विज्ञान, गणित, भूगोल जैसे विषयों के शिक्षण में ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि वहीं पे आप क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या प्रयोग जा करके करते हैं। ठीक, इससे छात्रों का स्थायी ज्ञान बढ़ता है। स्थायी ज्ञान का मतलब क्या होता है? कि परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट नॉलेज बढ़ता है। समझ रहे हैं? क्या बढ़ता है? परमानेंट नॉलेज बढ़ता है इससे। इस प्रकार की विधि से छात्रों को प्रेरणा एवं आनंद की अनुभूति होती है। प्रयोगशाला में जब बच्चे जाते हैं, जब हम लोग भी जाते तो क्या होता था? बहुत मजा आता था कि आज क्या करना है, आज लेबोरेटरी चलना है। तरह तरह की शैतानी करते हुए पहुंचते थे लेबोरेटरी में, तो क्या होता है? उन्हें आनंद आता है, मजा आता है। और क्या होता है? साग जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? परमानेंट होता है। परमानेंट क्यों होता है? क्योंकि उसने एक रेड मिलाया, एक ब्लू मिलाया, मिला दिया, कुछ हो गया दूसरा कलर, वो क्या सोचेगा? ये परमानेंट हो गया, और उसे हमेशा याद रहेगा कि रेड मिलाया, ब्लू मिलाया तो क्या बना। ठीक है, इसी टाइप से कोई भी एक्सपेरिमेंट वो जाकर प्रयोगशाला में करता है तो क्या होगा? उसका वो नॉलेज, उसका जो ज्ञान है वो हमेशा के लिए उसके माइंड में स्टोर रहेगा, परमानेंट नॉलेज के रूप में वो जाना जाएगा। ठीक है, छात्र स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष पर पहुंचता है। मैंने क्या बताया? खुद प्रयोग किया, टीचर है देख रहा है कि हाँ ये करो, उसने किया, रेड मिलाया, ब्लू मिलाया, जो भी बना उसने अपने से प्रयोग किया ना, प्रयोग किया और एक नया कलर उसने बना दिया। अब अपने से प्रयोग किया, अपने से निष्कर्ष निकाल दिया। ठीक है, तो ये बड़ी खासियत होती है। इसमें क्या होता है? विषय वस्तु की भली भांति समझ बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? उसको नॉलेज मिल जाता है कि हाँ ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? एक ध्यान में देने की बात है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रयोगशाला विधि के जनक कौन थे? तो प्रयोगशाला विधि के जनक डेवी जॉन मॉर्विल थे। इंग्लिश में भी इनका नाम लिखा है, डेवी जॉन मॉर्विल है। ठीक है, तो इसका आप क्या कर लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट। मैंने बताया ना कि जो मैंने अंडरलाइन किया है बस उसी को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आगे के लिए, ताकि आप जब कॉपी खोलें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है, इसमें बस यही पूछता है कि कहाँ काम आता है, इसके जनक कौन है, सोच से स्थूल या स्थूल से सूक्ष्म किस तरफ की तरफ ये जाता है, किस तरीके का शिक्षण सिद्धांत इसमें इस्तेमाल होता है, कौन सी विधि में। बस इतना ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते रहिए, क्योंकि ये अंडरलाइन है। अभी आपको पीडीएफ जो मिलेगा वो अंडरलाइन नहीं रहेगा, ये अंडरलाइन है। आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सी विधि आ गई? प्रदर्शन विधि। अब नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है प्रदर्शन। प्रदर्शन मतलब किसी चीज को हम आपको शो करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, कोई चीज आपको दिखाएंगे। अगर हमें ये पेन के बारे में बताना है तो हम आपको ये दिखाएंगे कि हाँ बच्चों ये पेन है और ये ऐसी दिखती है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रदर्शन विधि। इसमें क्या होता क्या है? प्रदर्शन विधि में अध्यापक छात्रों को पाठ से जुड़ी सभी तथ्यों को एक मॉडल बना करके दिखाता है। क्या बना करके दिखाता है? मॉडल बना करके दिखाता है। मॉडल कैसे बनाता है? जैसे मान लीजिए आज पढ़ाना है हमें सोलर सिस्टम। क्या पढ़ाना है हमें? आज पढ़ाना है सोलर सिस्टम पढ़ाना है। ठीक है, सोलर सिस्टम पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करेंगे? हम उसका एक मॉडल बना देंगे कि ये भाई सूरज है, ये इसके बगल में ये है, ये है, ये है, गैलेक्सी है, ये सब, ये सारी चीज़ें हैं। इस टाइप का हम क्या करेंगे? एक मॉडल बना देंगे। जब उसके सामने हम
एक एग्जाम्पल के तौर पे मॉडल लाएंगे तो वो क्या करेगा, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम, ये डिपेंड करता है टोटली टीचर के स्किल पर कि हम सोलर सिस्टम को ऐसे लिखा कर भी पढ़ा सकते हैं, बोल करके भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना है, बच्चों का जो नॉलेज है वो बढ़ाना है अच्छे से, तो हम क्या करें, हम इस मॉडल का इस्तेमाल करें। देखिए हर जगह हर विधि का नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन अगर जैसे हम किसी मॉडल वाली चीज़ को बच्चों को मॉडल बना करके या बना हुआ मॉडल दिखा करके सिखाते हैं तो बेहतरीन तरीके से सीख सकता है। किसी मोटर की अगर हम मैकेनिज्म दिखा रहे हैं तो उस मोटर को दिखा दें। ठीक है, जैसे आपका क्या कहते हैं, होती है ना पवन चक्की टाइप की जिससे बिजली बनती है, उसका मॉडल दिखा दें तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि हाँ ये ऐसे काम करता है या ऐसा होता है। तो प्रदर्शन विधि में भी यही होता है कि मॉडल बना करके उसको जो पार्ट पढ़ाया जा रहा है उससे जुड़ी सभी जानकारियों का एक मॉडल होता है, बनाकर दिखा दिया जाता है। इसमें होता है क्या, इसमें बच्चे पाठ को सुनते और प्रयोग प्रदर्शन द्वारा साथ साथ देखते भी रहते हैं। अब जैसे मॉडल आ गया, मॉडल के बारे में आप बता रहे हैं, उसके बारे में सुन रहा है वो, उस मॉडल को वो देख रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका पूरा फोकस, मतलब बच्चे क्या होंगे, पूरा फोकस्ड होंगे उस मॉडल पर और टीचर की बात पर। ठीक, इसकी खासियत क्या होती है, इससे उनकी रुचि पाठ में बनी रहती है, उनकी मानसिक शक्तियों का पूरा उपयोग होता है। अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो उनकी रुचि भी बनी रहेगी, उनका मेंटल डेवलपमेंट होता रहेगा और उनका इंटरेस्ट भी उस चीज़ में बना रहेगा। भाई जब देखिए सीधी सी बात है, पढ़ेगा बच्चा कब, जब उसका इंटरेस्ट होगा। अभी आपका इंटरेस्ट अगर मेरी क्लास में नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे, वीडियो स्किप करेंगे और चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है आपका इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट। और उससे बड़ी चीज़ होती है, जो मेजर पार्ट होता है टीचिंग में, किसी भी टीचिंग में, वो होता है टीचर का स्किल और उसका टीचिंग मेथड, कि किस मेथड का वो इस्तेमाल अपनी टीचिंग में कर रहा है। टीचिंग को जितना आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उतना बनाइए। क्यों? क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड रहेगा बच्चा उतना आपका कोऑपरेट करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसे मारेंगे, डांटेंगे, बोरिंग टीचिंग करेंगे तो क्या होगा, पढ़ेगा नहीं, क्लास नहीं करेगा, आया भी तो उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो सभी टीचर इस चीज़ का ध्यान दें, और टीचिंग लाइन में है हम लोग तो इस चीज़ का बेहतर ध्यान देना होगा। जब उसने देख लिया तो इसमें भी क्या हो जाएगा, उसका ज्ञान जो हो जाएगा वो परमानेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमानेंट नॉलेज हो जाएगा उसको। वो समझ गया कि सोलर सिस्टम इस तरीके से दिखता है तो वो इस तरीके से दिखता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, विज्ञान विषय में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए अगर आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि प्रदर्शन नाम से ही, सारे जितने भी विधियां हैं नाम से ही समझ में आ जा रही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया प्रयोजना विधि। ठीक है, प्रयोजना विधि क्या है, इसे कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। क्या कहते हैं हम इसे, प्रोजेक्ट इसे हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मेथड से पता ही चल रहा है कि इसमें जो भी चीज़ सिखाई जाएगी, जो भी टीचिंग करी जाएगी, जो भी काम किया जाएगा वो कैसा होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, प्रोजेक्ट के रूप में आपको दिखाया जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने की चीज़ क्या है कि इसके जनक कौन है। इसके जनक हैं किलपैट्रिक साहब। ठीक है, इसके जनक को याद रखिएगा, ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये ब्लैक है और मैं इसको अंडरलाइन करता चलता हूँ। इसलिए आपसे ये कहता हूँ कि आप नोट करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें, पहले पढ़ें, पहले समझें, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो भी अंडरलाइन चीज़ें वो आपकी सेव लिस्ट में हो जाएंगे, उसको निकाल करके कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, किलपैट्रिक के साथ इसमें अमेरिका के प्रसिद्ध कौन थे, शिक्षा शास्त्री ड्यूवी, जॉन ड्यूवी का नाम सुने ना, ड्यूवी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन। ठीक है, तीन लोग थे ये लोग।
इस परियोजना विधि में, इस प्रोजेक्ट मेथड में इन तीनों का योगदान है बराबर से, ठीक है। लेकिन जो मेन क्या होता है, जैसे कई लोगों ने मिलकर के कुछ स्टार्टअप किया, तो उसका जो मेन ब्रेन होता है, जिसका होता है, जिसका आइडिया होता है, उसी का नाम पहले इसको लिखा जाता है। किसी भी चीज़ में भले 4 लोगों ने किया हो, लेकिन मेन कौन होता है, जिसने आइडिया दिया होता है, जो उस मेथड को जनक है या उसका उस मेथड को इंट्रोड्यूस करने वाला होता है, उसी का नाम पहले लिखा जाता है। तो किलपैट्रिक साहब जो थे वो कौन थे, इसके जनक थे। किलपैट्रिक ने कहा क्या, ये देखिए हमारे ऑपरेटर की गलतियों से स्पेलिंग गलत होती है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। क्या होता है, प्रोजेक्ट एक उद्देश्यफुल, इसका कोई उद्देश्य होता है, इसका कोई मोटो होता है, इसका कोई एम होता है, ठीक है, ठीक, एम होता है या मोटो होता है, ठीक, जो पूर्ण संलग्नता के साथ, संलग्नता का क्या मतलब होता है, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये किस में होता है, सामाजिक वातावरण में। ये होता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये किस में होता है, ये पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, या इंग्लिश में बोलें तो सोशल इन्वायरमेंट में होता है। किलपैट्रिक साहब ने कहा है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। स्टीवेंसन साहब ने क्या कहा, स्टीवेंसन साहब ने कहा कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट क्या, समस्या मूलक कार्य का क्या मतलब होता है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया गया, उस वक्त वो सॉल्व नहीं है, आपको टॉपिक दे दिया गया, एक प्रॉब्लम टाइप का हो गया ना, वो आपके लिए समस्या मूलक हो गया ना, क्या हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। मतलब आप करेंगे उसको, स्वाभाविक है, आपको प्रोजेक्ट मिला है तो आप उसको करेंगे, ठीक है। प्रयोजन विधि का आधार व्यवहारवाद है। प्रयोजन विधि का आधार क्या है, व्यवहारवाद है। अच्छा, इसके कुछ सोपान हैं, क्रम हैं, ठीक है। इसके क्या है, सोपान हैं, कौन कौन सी, पहला है परिस्थिति को बनाना, परिस्थिति को बनाना, ठीक है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं या प्रोजेक्ट के रूप में पढ़ाने की सोच रहे हैं, तो पहले एक हम परिस्थिति बनाएंगे ना कि हाँ भाई हम इसके ऊपर ही क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। एक टॉपिक ढूंढेंगे तो परिस्थिति हम बना रहे हैं, एक टॉपिक ढूंढा, वो परिस्थिति है, कंडीशन बन गई। दूसरा क्या है, संबंधित योजना बनाना। अब टॉपिक तो हमें मिल गया, टॉपिक मिल गया, कैसे, अब टॉपिक मिल गया तो उसको योजना बनाएंगे कि इस टॉपिक के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी जाए। आप उसके लिए एक योजना बना लेंगे, एक प्लानिंग करेंगे। फिर कार्यक्रम बनाएंगे कि हाँ अब ये सारी चीज़ें मिल गई, अब बनाना शुरू करते हैं, किस तरीके से, पहले, बाद में, लास्ट में। फिर योजना का क्या बनाना है, योजना का क्रियान्वित करना। अब हमने सब कुछ कर लिया, सब मटेरियल मिल गया, पॉइंट्स भी लिख लिए हमने, अब उसको काम में लाएंगे, उसको यूज में लाएंगे कि हाँ अब सब कुछ रेडी हो गया, प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको जरा देखें तो, जैसे हमने कोई बनाते हैं ना बच्चे, मोटर वाला ऐसे चलने वाला बनाते हैं, रेलगाड़ी बनाते हैं, कुछ फवारा टाइप का बनाते हैं, फाउंटेन के यहाँ बैटरी छुआ देंगे तो बल्ब जल जाएगा, बैटरी छुआ देंगे तो फाउंटेन बन जाएगा, झरना गिरने लगेगा। तो पहले हमने ये सोचा, पॉइंट लिया, पहले परिस्थिति जनरेट करी, कंडीशन जनरेट करी, प्रॉब्लम जनरेट करी कि हाँ हमको झरने वाला प्रोजेक्ट बनाना है या बल्ब बैटरी से चलने वाला प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो करेंगे कि संबंधित योजना बनाना कि हमने ले तो लिया है झरना, पानी वाला, बैटरी से चलने वाला, अब इसको यार शुरू कैसे किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए कि ये पूरा एंड पे पहुंच जाए, सफल हो जाए। उसके बाद वो क्या करेंगे, कार्यक्रम बनाएंगे कि हाँ चलो अब देखते हैं पहले क्या किया जाए, पहले बैटरी का इस्तेमाल किया जाए, तार को छुआया जाए कि झरने में पानी डाला जाए, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर योजना का क्रियान्वयन करना, अब उसको
क्या करेंगे, लगा दिया, चलने लगा, अब देखते हैं कि क्या होगा। फिर कार्य का मूल्यांकन करेंगे, वो एवोल्यूशन करेंगे कि हाँ देखें ये सही है या नहीं है, छुआएंगे, जलने लगा, वाह भाई वाह ये तो बिल्कुल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, यही क्या हो गया, उसका मूल्यांकन हो गया। ठीक है, परिस्थितियों का निर्माण ही इसका मुख्य पद है। ठीक है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसका पहला पॉइंट क्या है कि हाँ हम ये एक समस्या तो ढूंढें, हमने एक समस्या ढूंढ ली, यही हमारा पहला पद है। अगर हमने समस्या ही नहीं ढूंढी तो प्रोजेक्ट किस पे बनाएंगे, अगर हमने टॉपिक ही नहीं ढूंढा है तो हम प्रोजेक्ट किस पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। तो टॉपिक का ढूंढना हमारे लिए सबसे मुख्य सोपान है, या इसको स्टेप कह सकते हैं। जैसे किसी को छत पर चढ़ना है या आम के पेड़ पे से आम तोड़ना है, तो वो क्या करेगा, पहले प्रॉब्लम क्या है, आम तोड़ना है, ये उसका प्रोजेक्ट हो गया, भैया ये हमारा टॉपिक है कि आम तोड़ना है। फिर चीज़ों को इकट्ठा करेगा, सीढ़ी वीढ़ी ढूंढेगा या पत्थर ढूंढेगा, फिर क्रियान्वयन मारेगा, गिरा तो सफल, नहीं गिरा तो असफल। तो इसी तरीके से सबसे पहले उसके दिमाग में आइडियाज़ आने चाहिए, टॉपिक आना चाहिए, परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। इस प्रणाली की विशेषता क्या है, ये रुचिपूर्ण है, ये क्या है, इंटरेस्टिंग है। कैसा है, इंटरेस्टिंग है। कैसा है, इंटरेस्टिंग है। भाई मजा आएगा, प्रोजेक्ट बनाएंगे। बचपन में हम लोग भी कैसे प्रोजेक्ट मिलता था तो खुश होते थे कि अरे वाह आज तो बैटरी वाली गाड़ी बनानी, आज तो फाउंटेन बनाना, आज बिजली वाला बल्ब जलाना है। तो ये रुचिपूर्ण होता है, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मानसिक विकास में सहायक। अब भाई मेंटल डेवलपमेंट तो होगा ना, जब हम सोचेंगे तो हमारा दिमाग काम करेगा, किसी टॉपिक पे सोचेंगे, किसी प्रोजेक्ट पे सोचेंगे, तो उसके बारे में कैसे करना है ये चीज़ डेवलप होगी हमारे दिमाग में ना, ये ऑटोमेटिक होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन डेवलप होगा। व्यक्तिगत गुणों में के विकास में सहायक हो जाता है, व्यक्तिगत गुणों के विकास में सहायक हो जाता है। इसमें क्या होता है, सब मिलजुल करके काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपस के व्यक्तिगत गुण भी क्या होते हैं, उनका विकास होता है। छात्र में परस्पर सहयोग की भावना बढ़ती है। अब वो क्या करेगा, कॉपरेट करेगा, कॉपरेशन की फीलिंग बढ़ेगी, है ना, कॉपरेशन की फीलिंग बढ़ेगी। इस प्रकार छात्र में प्रजातांत्रिक भावना बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति जब उसका लगाव होगा, जब एक दूसरे से मिले जुलेंगे, क्योंकि ग्रुप बना दिया जाता है, 5 लड़के 10 लड़के इस तरह के ग्रुप बनता है, फिर सब आपस में मिलने जुलने लगते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या होता है उनमें सामाजिक सामंजस्यता बनती है। ठीक है, सामाजिक सामंजस्य बनता है, एकता की भावना बढ़ती है, प्रजातांत्रिक भावना बढ़ती है, जब कई बच्चे अलग अलग हो करके भी एक ही चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, वो एक ही चीज़ पे सोच रहे होते हैं, मिलजुल कर ये भावना उनके अंदर बढ़ती है। उत्तरदायित्व की भावना भी बढ़ जाती है भैया। इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। क्यों, क्या बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर बच्चा सोचता है कि हाँ ये काम उसे बांट दिया जाता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये चीज़ आप लाएंगे, ये आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे। अब क्या हो गया, सबकी जिम्मेदारी हो गई, कोई बच नहीं सकता कि किसी एक आदमी पे, सब अपने अपने काम के प्रति क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। छात्रों के ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करता है। जितने छात्र हैं सबका ज्ञान क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, समग्र हो जाएगा, तो सारे बच्चे मिलकर के किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक था शिक्षण विधियाँ, जिसमें हमने 3-4 टाइप की शिक्षण विधियों को पढ़ा है। एक बार आप देख लीजिए, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए बिल्कुल भी आप उससे परेशान ना हो, और जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें कि हाँ सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा। लेकिन मेरा और मेरी टीम का और हमारे चैनल का यही मोटो है, यही ध्येय है कि हमारे द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जाए, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे ये मेरा टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो,
एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हमने बस पढ़ाया, अपना काम पूरा किया, सिलेबस पूरा किया और ख़त्म कहानी, बच्चों को आए या ना आए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, ऐसा हमारा टीम का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आपसे कॉपरेशन मांगते हैं, आपसे सहयोग मांगते हैं कि हमारे द्वारा जो भी ये प्रयास किए जा रहे हैं इसमें आप हमारा साथ दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स डालें। जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट्स डालें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।